हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। इसके पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा फिजिकल डिवीजन, हमने ये सीखा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कौन-कौन से माउंटेन रेंज हैं, हमने सीखा कि कौन-कौन सी लेक्स हैं, कौन-कौन सी नदियाँ हैं, कौन से वोल्केनो हैं और इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में जाना, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनफैक्ट आपके स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें एक कॉमन टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है व्हिच इज़ वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन्स हैं नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, डिफरेंट स्ट्रेट एंड गल्फ के बारे में, डिफरेंट आइलैंड्स के बारे में। ओके, तो आज ही हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम फिजिकल मैप डिस्कस करेंगे अफ्रीका का। मतलब अफ्रीका के कुछ फिजिकल फीचर्स देखेंगे, अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान, अफ्रीका में पाई जाने वाली नदियां, अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजातियां और वहां पे पाई जाने वाली लेक्स वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ओके है जी, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम मदर आइलैंड या मदर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसे हम मदर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। मदर के अलावा इसे हम अंध महासागर या फिर डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम मदर कॉन्टिनेंट या फिर डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इसकी खोज, इसके अंदर क्या अवेलेबल है उसकी खोज नहीं हुई थी। पूरा जंगल एरिया था, कोई भी व्यक्ति वहां पे गया नहीं था, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कह दिया गया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हम सभी को पता है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एरिया के अकॉर्डिंगली एशिया महाद्वीप है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री हैं। कितने देश पाए जाते हैं अफ्रीका में? अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। हम एक एक करके सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये क्या है? ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। मेडागास्कर जो है वर्ल्ड का फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा। इस बात को भी याद रखना। यहाँ पर एक कंट्री आती है जिसका नाम है मोजाम्बिक। तो यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच में एक पानी है। पानी वाला हिस्सा क्या हो गया? आपका ये चैनल हो गया। इसे हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगर हम इसकी बॉर्डर को और विस्तार से समझें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में देखें, ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अटलांटिक ओशियन देखने के लिए। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिलता है भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो क्या मिल गया आपको? ये भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा अगर इस मैप को हम एक्सटेंड करें तो ऊपर जो आता है एरिया वो यूरोप आता है। ऊपर कौन सा एरिया आता है? यूरोप। नीचे कौन सा है? अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा। अगेन ये आपका स्ट्रेट है, अगेन आपका ये चैनल है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्टेट या स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट वो होते हैं जो दो लैंडमास को अलग करते हैं, दो लैंडमास को अलग करते हैं लेकिन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं। तो जिब्राल्टर स्टेट जो है वो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से, अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है, लेकिन यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम जिब्राल्टर स्ट्रेट करता है। क्लियर है? तो ओवरऑल हमने थोड़ी थोड़ी बाउंड्री देखी, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अटलांटिक ओशियन, जिब्राल्टर स्टेट, भूमध्य सागर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेड सी, जिसको हम लाल सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर के बाद आ गया आपका लाल सागर, इंडियन ओशियन, मोजाम्बिक चैनल। तो ये कुछ वाटर बॉडी से सराउंडेड आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपकी तीनों इमेजिनरी लाइंस गुजरती हैं। मतलब यहां से पास हो रही है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। आपके यहाँ से पास होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब आपकी कर्क रेखा, एंड 23.5 डिग्री साउथ आपकी मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों इमेजिनरी लाइंस कहां से निकलती हैं? अफ्रीका से। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों इमेजिनरी लाइंस गुजरती हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है, दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर। आपका ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट। सिमिलर यहाँ पर होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं। कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहां पर? ये जो एरिया है इसे हम गल्फ ऑफ गुआना के नाम से जानते हैं। तो गल्फ ऑफ गुआना में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? हमने सीखा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट विश्व का दूसरे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसे हम मदर कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। टोटल इसमें 54 देश आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशियन, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, भूमध्य सागर है, लाल सागर, इंडियन ओशियन और आपका मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट के बारे में जाना, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है और यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करने का काम करता है। फिर हमने सीखा कि यहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं गल्फ ऑफ गुआना में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट हमको मिला जहां से तीनों इमेजिनरी लाइंस निकल रही थी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और विषुवत आपका यहाँ पे मकर रेखा, मतलब कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आपकी इक्वेटर। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, देशांतर और अक्षांश रेखाएं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है कुछ इस तरीके से है, मतलब चारों हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला एकमात्र एक लौता कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो इक्वेटर है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में आपको एक नदी देखने को मिलेगी और उस नदी का नाम है कॉन्गो जायरे। कौन सी नदी है भाई? ये कॉन्गो जायरे नदी। कॉन्गो जायरे नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को या इक्वेटर को 2 बार काटती है? आंसर हो जाएगा कॉन्गो जायरे। और कॉन्गो जायरे नदी कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं, इस इक्वेटर पे एक लेक भी है, इस इक्वेटर पे एक लेक भी पाई जाती है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है और विश्व में सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। देखो हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात की थी, याद आया? नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था सुपीरियर लेक, और मैंने आपको सिखाया था कि सुपीरियर लेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। तो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, वो है लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया के बीच में से गुजर गई है 0 डिग्री इक्वेटर। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका मकर रेखा है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कह रहे हैं, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी एक नदी निकलती जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, मतलब हमारी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी नदी है जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती होगी। आइए आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको कट करने वाली नदी का नाम है माही। कौन सी नदी है ये? माही रिवर है। और माही रिवर जो है वो इंडिया में है। इंडिया में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो हमने तीनों नदियां देख ली हैं, माही नदी, कॉन्गो नदी और लिम्पोपो नदी। इसके अलावा हमने लेक विक्टोरिया के ऊपर डिस्कशन किया। इतना कहानी, इतना पिक्चर आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको मैं अगेन सजेस्ट करूंगी, कॉपी में एक रफ मैप बना लीजिए और मैप में सारी चीजों को फिल कर लीजिए। नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, पूजा जैन CA 247। वहां से आप आज की क्लास की जो PDF है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पढ़ लेना। ओके है, मामला सेट है। ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? समझ में आ रहा है? अगर यस तो प्लीज एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा
पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके कमेंट्स एंड लाइक्स मेरे लिए बड़े मैटर करते हैं, तो प्लीज ऐसा कर दिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके सारी बातें, ठीक है। जो हमने पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात लिखी है कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये केवल और केवल एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इक्वेटर इसको दो पार्ट्स में काटती है, प्राइम मेरिडियन भी इस कॉन्टिनेंट से निकलती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ है, इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, तो गल्फ ऑफ गुआना में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का काम करते हैं। इसे हम मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर हमने यहाँ पे इसकी बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने देखा यहाँ पे नॉर्थ में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये आपका रेड सी है, गल्फ ऑफ गुआना है, अटलांटिक ओशियन देखा, मोजाम्बिक चैनल देखा, इंडियन ओशियन को देखा, एंड यस यहाँ पर एक और चीज याद रख लेंगे, दिस इज गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सारी बॉर्डर्स आपको क्लियर हो चुकी हैं, कौन कौन सी बॉर्डर कहाँ पर है, हमने सारी बातों को एक एक करके डिस्कस किया था, ठीक है। ये पूरा अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ गुआना, मेडिटेरियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, इंडियन ओशियन एंड मोजाम्बिक चैनल। एंड दिस इज, यू कैन सी, दिस इज द लेक विक्टोरिया, और दिस इज योर कॉन्गो रिवर, और कॉन्गो रिवर और विक्टोरिया आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पे है। इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो 6% ऑफ द अर्थ सरफेस को होल्ड करता है, और वर्ल्ड की 14%, 14% आबादी कहाँ पर रहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि एक है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे टोटल 54 कंट्री है, 54 देश आपको देखने को मिलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंगली अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया, ये अल्जीरिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात कर ली जाए सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, सबसे छोटी कंट्री यहाँ इंडियन ओशियन में आओगे ना, इंडियन ओशियन में यहाँ पे आपको आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगी, जिसका नाम है सेशल्स। क्या नाम है इसका, सेशल्स आपको नाम देखने को मिलेगा। तो इस सेशल्स जो देश है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। नाउ बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा जो देश है जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है, वो है नाइजीरिया। तो अल्जीरिया, नाइजीरिया और सेशल्स, ये 3 पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ गया इतना कहानी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में। पहले आइलैंड की लोकेशन को समझेंगे और उसके बाद इनकी कहानियों को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इंडियन ओशियन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो बताइए कॉमोरोस आइलैंड किस, कॉमोरोस आइलैंड जो है वो किस महासागर का पार्ट है, लिख देगा अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इस तरीके से 4-5 बातें आपको लिख के दे देगा। तो कॉमोरोस जो आइलैंड है वो इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है सेशल्स आइलैंड, इसके बाद कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस एंड रियूनियन, ये सभी इंडियन ओशियंस में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया जो है इसका एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है जंजीबार, ठीक है। तो जंजीबार आइलैंड भी इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओशियन में जंजीबार, सेशल्स जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री हो गई आपकी, कॉमरोस, मेडागास्कर जो वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड हो गया, मॉरिशियस और रियूनियन आपको मिल जाएगा। ये तो ईस्ट के डायरेक्शन में इंडियन ओशियन में बात हो गई। नाउ बात करते हैं इस तरफ, यहाँ पर ये आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में भी कई सारे आइलैंड्स देखने को आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ आइलैंड्स मैं बता देती हूँ। एक है साउथ टॉम, साउथ टॉम आइलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक यहाँ पे आप देख सकते हो मलाबो, ठीक है, मलाबो, गुलाबो, वही वाला मलाबो। मलाबो आइलैंड भी आपको कहाँ पर मिलेगा, अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। अटलांटिक ओशियन में एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में फिजिकली तो लगेगा कि भाई ये अफ्रीका का है, लेकिन है नहीं। जैसे कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में हमने डिस्कस किया था ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड देखने में ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन डेनमार्क उसको रूल करता है। ग्रीनलैंड को रूल करने का काम कौन करता है, डेनमार्क करता है।
वैसे ही यहाँ पे जो कनेरी आइलैंड है, ये जो कनेरी आइलैंड है फिजिकली देखने में लगता है कि अफ्रीका का है, लेकिन है नहीं, ये है स्पेन का। तो कनेरी आइलैंड आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पेन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कनेरी आइलैंड भी हमने सीख लिया। ठीक है, सारे नोट करते जाना सभी इंपॉर्टेंट आइलैंड। फिर जंजीबार हमने देखा, जंजीबार जो आइलैंड है वो इंडियन ओशियन में है, और ये तंजानिया तंजानिया कंट्री का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अच्छा, अटलांटिक ओशियन में एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसका नाम क्या है? सेंट हेलेना। सेंट हेलेना आइलैंड आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहां पे नेपोलियन की डेथ हुई थी। ये वही नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो नेपोलियन की डेथ कहां पर हुई थी? सेंट हेलेना में हुई थी, और ये भी आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ और आइलैंड्स भी हम देख लें। चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ और फ्यू आइलैंड्स है नियर बाय अफ्रीका। कैनरी हमने देख लिया, स्पेन का है। नेक्स्ट आता है मडीरा, ये पोर्चुगल आइलैंड है। ये आता है आपका कैप वर्दे, कैप वर्दे आइलैंड, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में है। मॉरिशियस हमने देखा, मॉरिशियस कहाँ था? इंडियन ओशियन में था। रियूनियन, ये फ्रांस की टेरिटरी है। कॉमरोस, ये भी फ्रांस की टेरिटरी है, और ये दोनों इंडियन ओशियन में थे। सेसल्स आइलैंड भी हमको इंडियन ओशियन में देखने को मिला। तो हमने देखी कितने सारे आइलैंड्स को डिस्कस कर लिया। सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आई होप आपने मैप में इन सभी आइलैंड्स को बना लिया होगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनेरी आइलैंड जो है वो किस कंट्री का पार्ट है, या फिर कनेरी आइलैंड किस ओशियन में है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क का पार्ट है। इट इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। ठीक है, और ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है न्यू गोवाना। ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिलता है? वेस्ट पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में मिलता है। फिर आता है बोर्नोए। बोर्नोए जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और ये पैसिफिक ओशियन में मिल जाएगा, प्रशांत महासागर में। फिर आता है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका का पार्ट है और इंडियन ओशियन में मिलता है। फिर आते हैं आपके बैफिन आइलैंड। बैफिन जो आइलैंड्स हैं वो आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट देखने को मिलेंगे, और अटलांटिक ओशियन में है। तो अटलांटिक ओशियन में बैफिन आइलैंड है और ग्रीनलैंड है। पैसिफिक ओशियन में बोर्नोई आइलैंड और न्यू गुआना आइलैंड है, और मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है। ये वर्ल्ड के टॉप 5 आपको आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? डन। चलिए, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और हम विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। यहाँ पे ये रिफ्ट वैली का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी घाटी। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो रिफ्ट वैली के इस तरफ का एरिया है, ये जो आपका सुडान वाला जो एरिया है, या फिर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका एरिया है, ये मूव हो रहा है और बीच में खाई और गहरी होते जा रही है। आप लोग ने कई सारी रील्स में, कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि एक नया आइलैंड बन सकता है, ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का, कुछ जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स का मानना है कि ये जो रिफ्ट वैली है ये अलग पार्ट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग पार्ट है, ऐसा भी कुछ जियोग्राफर्स का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर देखने को मिलेगी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगी। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे पठार, मतलब प्लेट्यूज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हम देखेंगे। सबसे पहला आता है इथोपियन प्लेट्यू। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इथोपियन प्लेट्यू। इथोपियन प्लेट्यू के बाद आपको अगला जो देखने को मिलता है वो है तिब्बती प्लेट्यू। ये जो आपका सहारा मरुस्थल का एरिया है ना, सहारा डेजर्ट, यहाँ पर देखो ये पूरा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में आपको एक तिब्बती माउंटेन और तिब्बती प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तिब्बती माउंटेन के अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या? बी प्लेट्यू। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देखे। इथोपियन प्लेट्यू है, बी प्लेट्यू है, एंड तिब्बती प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा प्लेट्यू है, वो कौन सा पठार है जो सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल का पार्ट है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बती प्लेट्यू एंड तिब्बती माउंटेन। इसके अलावा आप लोग ने एक टर्म बार बार एग्जाम में सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं और कौन से देश शामिल नहीं है। दिस इज 7 स्टार क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये जो आपको एक सींग के जैसा, एक हॉर्न के जैसा निकला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, लुक लाइक दिस, यही है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको कई सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि सूडान, सूडान के बाद है साउथ सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या, सोमालिया एंड जिबूती। जिबूती में आपको चाइना का बेस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री आती है? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। ये 4 कंट्री आप यहां से ऐसे कट कर सकते हो, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया। ओके, ये 4 कंट्री, इन्हें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि केन्या, साउथ सुडान और सुडान भी है, तो आप इन सभी कंट्रीज को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो लोवेस्ट पार्ट है, ठीक है, लोवेस्ट जो पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो जिबूती में ही है। एक्चुअली जिबूती में एक लेक है जिसका नाम है लेक असल, ठीक है। लेक असल कहां पर है? जिबूती में है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लोवेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके जी, डन, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये है केन्या, दिस इज युगांडा, रवांडा, ठीक है, युगांडा रवांडा हो गया, ये तंजानिया। बाकी आप और रिमेनिंग कंट्रीज देख सकते हो, तो काफी सारे देश आपको 54 कंट्री देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3 इंपॉर्टेंट रेगिस्तान के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगी 4, लेकिन अभी बता रही हूँ केवल 3। कौन कौन से? सहारा, कालाहारी एंड नाम्बिक डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हम सभी को पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये आपका हॉटेस्ट डेजर्ट है, ये आपका वार्म डेजर्ट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट आपका सहारा डेजर्ट है। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिका, फिर आपका आर्कटिक, और उसके बाद आता है ना सहारा, क्योंकि इन एरियाज में भी तो पानी नहीं गिरता, राइट। जैसे कि हमारे देश में आता है लेह। लेह एक क्या है? डेजर्ट है। लेह एक मरुस्थल है, भले वहां पर रेत नहीं है पर पानी भी नहीं गिरता, बर्फ है, बर्फ की चादर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी एरिया, चाहे उसमें रेत हो या बर्फ हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश होती है तो उसे हम मरुस्थल या रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड का तीसरे सबसे बड़ा मरुस्थल या तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? सहारा डेजर्ट है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। इतनी चीजें डन। सहारा के अलावा अगर आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। और नाम्बिक डेजर्ट, यहाँ पर नाम्बिक डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट में ये सभी कंट्रीज आती हैं, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान का कुछ पार्ट, नाइजर, चाड। चाड एक लेक भी है, आप देख सकते हो कि सहारा मरुस्थल में जो लेक है उसका नाम है चाड लेक। तो ये सभी एरिया सहारा मरुस्थल के पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है और वर्ल्ड में ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इट इज सहारा, ठीक है। सहारा मरुस्थल क्लियर है। अब सहारा मरुस्थल में कुछ माउंटेन भी है, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तिब्बती माउंटेन भी है और तिब्बती प्लेटियो भी यहाँ पर है। तिब्बती के अलावा अघर, ठीक है, अघर एंड तिब्बती माउंटेन आपको सहारा डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। चाड लेक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड सहारा डेजर्ट की जो सबसे बड़ी पीक है, हाईएस्ट पीक इन द सहारा डेजर्ट, वो कौन सी है? इमी, इमी कौसी, इमी कौसी, ठीक है, इमी कौसी। ये सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी पीक है, जो कि तिब्बती माउंटेन रेंज का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सहारा डेजर्ट में कुछ ट्राइबल्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि खाली है, बंजर है, लोग नहीं है, थोड़े बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज भी यहाँ पे रहती है। कौन कौन सी? याद रखना है, बद्दू, बद्दू एंड तुरैंग, तुअरेंग, ठीक है, ओके, बद्दू, तुअरेंग, ओके जी। ये दोनों ट्राइबल या जनजाति आपको देखने को मिलेंगी सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट आता है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल बेसिकली आपको कहां पर देखने को मिलता है? बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में। तो 3 कंट्रीज में फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। इन तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं, बोत्सवाना, नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका, जहां पे आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा। कालाहारी डेजर्ट फेमस है डायमंड्स के लिए, ठीक है।
डायमंड्स के लिए आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है ऑरेंज। ओके, डायमंड है, ऑरेंज कलर के हैं। ठीक है, तो कालाहारी नदी, कालाहारी डेजर्ट की सबसे जो लंबी नदी है या फिर कालाहारी डेजर्ट में जो नदी पाई जाती है उसका नाम है ऑरेंज नदी। क्लियर है? यहाँ पर जो हंटर पाए जाते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैंड पीपल। तो सैंड पीपल या हंटर्स के लिए जाना जाता है। और एक बहुत ही फेमस ट्राइब है जिसका नाम है बुशमैन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बुशमैन ट्राइब के बारे में। तो बुशमैन ट्राइब आपको कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलेगी। जैसे कि बद्दू जनजाति सहारा डेजर्ट में है, वैसे ही बुशमैन ट्राइब आपको देखने को कहाँ मिलेगी? कालाहारी में। अच्छा, नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से कुछ समय पहले हमने चीता को रिलोकेट किया भारत में। भारत में कहां पर लेकर आए हम? कुनो नेशनल पार्क में, राइट? तो हम चीता को उठाकर कहां से ले आए? नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से भारत। तो यहाँ पे चीता के अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिच, चीता के अलावा ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच। इसके अलावा आपके ब्लैक ब्लैक राइनासोरस, व्हाइट राइनासोरस, ठीक है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, ये सभी जो इंडेंजर स्पीसीज हैं वो कालाहारी डेजर्ट में ही पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? कालाहारी के बारे में सारी बातें हमने सीख ली। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है? तो बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। किस लिए फेमस है? डायमंड माइनिंग के लिए है। कौन सी नदी है? ऑरेंज रिवर है। कौन सी ट्राइब पाई जाती है? बुशमैन ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। ओके है? चलिए, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डेजर्ट है जो कि लाल सागर मतलब रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसका नाम है नूबियन डेजर्ट। आप देख सकते हो सूडान में आपको देखने को मिल रहा है नूबियन डेजर्ट। ठीक है, जो किसके बीच में है? नाइल नदी, नाइल रिवर और रेड सी के बीच में आपको एक छोटा सा डेजर्ट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है नूबियन। तो नूबियन डेजर्ट भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसके अलावा एक और आता है नाम्बिक डेजर्ट। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, दिस इज योर नाम्बिक डेजर्ट। ये आपका नाम्बिक डेजर्ट है। और एक कोस्टल, देखो अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो नाम्बिक डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? ये आपका कोस्टल कोस्टल डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसा डेजर्ट है ये? कोस्टल डेजर्ट है, क्योंकि ये समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके है जी? तो नाम्बिक डेजर्ट आपको सदर्न अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट है जो 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका तक जाता है। ठीक है, डन। और ये आपका कोस्टल डेजर्ट है। यहां पर भी एक ट्राइब पाई जाती है, उस ट्राइब का नाम क्या हो जाएगा? हॉटटेनटॉट ट्राइब। ठीक है, जैसे कि हॉटपॉट होता है ना, वैसे याद रख लीजिए हॉटटेनटॉट ट्राइब आपको मिल जाएगी कहां पे? नाम्बिक डेजर्ट में। तो हमने चारों इंपॉर्टेंट मरुस्थल याद रख लिए। इसके अलावा एक और आपका सेमी अराइड या फिर कह सकते हो कि डेजर्ट एरिया, जहां पे रेनफॉल काफी कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत ज्यादा मारपीट काटामारी चलती रहती है। हम बात कर रहे हैं ये साहिल डेजर्ट या साहिल रीजन के बारे में। ये जो पूरा रीजन है जो कि आपका अटलांटिक ओशियन से लेकर आपका रेड सी तक है, ये जो पूरा पतला पतला रीजन है जस्ट सहारा डेजर्ट के नीचे, जिसमें मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, ये सभी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है। लगभग 5900 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है अटलांटिक ओशियन से रेड सी के बीच में। और इसी नैरो बैंड को हम साहिल रीजन या साहिल डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमेशा ही न्यूज में रहता है, माली, नाइजर हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में, घास के मैदान के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कि पेरी घास के मैदान वहां पे पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में हमने देखा कि ऊपर ऊपर की तरफ जो बेनेंजुला वाला एरिया है वहां पे लानोस घास के मैदान आपको देखने को मिले। अमेजोन बेसिन में आपको सेल्बास घास के मैदान देखने को मिले। ब्राजील वाले एरिया में आपको कंपास घास के मैदान देखने को मिले और अर्जेंटीना वाले एरिया में आपको पंपास घास के मैदान देखने को मिले। ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको कौन से घास के मैदान मिलते हैं? तो सवाना। ठीक है, कौन से? सवाना। सवाना ग्रासलैंड आपको मिलते हैं और छोटे से एरिया में आपको बेल्ट बेल्ट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो सवाना एंड बेल्ट कहां पर मिलेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। देखो ये जो घास के मैदान होते हैं ना बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे ना, पीवाईक्यूज कहां से लगाओगे? तो देखिए एक काम कर सकते हो आप, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पर आप जाना, या तो मैगजीन सेक्शन में जाना। तो मैगजीन सेक्शन में आप जाओगे जब, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे पिछले 5 साल के एसएससी में आए हुए पीवाईक्यूज।
ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको जब आप डाउनलोड करोगे ना तो आप देखोगे कि कितने ज्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, अलग अलग घास के मैदानों से आए हुए हैं। या तो आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कहाँ पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, और ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में, तो आप यहाँ से भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने देखा कि सवाना घास के मैदान और बेल्ट ग्रासलैंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ऐसा भी एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, जहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली कहानी कुछ इस प्रकार है, थोड़ा समझिएगा, अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट रखते हो तो देखिए। जैसे कि ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर के पास क्या होता है? सूरज की रोशनी पड़ती है लगातार, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सूरज की किरणें पड़ती हैं। ये एरिया बड़ा गर्म होता है, एकदम हॉट। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये एरिया गर्म हो जाता है तो यहाँ पे जो हवाएं पाई जाती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। गर्म हवाएं कैसी होती हैं? हल्की होती हैं, और हल्की होने के कारण ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। और जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाके क्या होंगी? कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी और पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्या कर देंगे? ये बारिश कर देंगे। तो यहाँ पे पहले बहुत गर्म मौसम हुआ, फिर पानी गिर गया, फिर गर्म मौसम हुआ, फिर पानी गिर गया। मतलब यहाँ पे मौसम कैसा है? एकदम कंबाइंड टाइप का है कि टेम्परेचर भी ज्यादा है लेकिन रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसी जगहों पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और वो एरिया कहाँ पर? इक्वेटर के पास होगा, मतलब आपका कॉन्गो नदी के आसपास का जो एरिया है ना, वो पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम ज्वेल्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कॉन्गो बेसिन जो है उसे हम ज्वेल्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई? चलिए अगले सेगमेंट पे हम बात करते हैं। ओके, जहां पर देखते हैं हम टॉप 10 या फिर 10 लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, हमें याद कौन कौन सी करनी है। तो सबसे पहली बात, नाइल रिवर। नाइल रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है। इसके अलावा कॉन्गो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपको एक फॉल देखने को मिलता है, और इसका फॉल का नाम है विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया लेक अलग है, विक्टोरिया फॉल अलग है। ये है विक्टोरिया लेक, ये अलग कहानी है, विक्टोरिया फॉल अलग कहानी है। तो नाइल रिवर, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, कसाई रिवर, ऑरेंज रिवर। अभी हमने देखा था ना, कालाहारी डेजर्ट में ये नदी बह रही थी, ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज के अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। तो बाद में आप पूरी सारी नदियां याद कर लेना, लेकिन अभी प्रियोरिटी पे पहले हमें कौन सी नदियां याद करनी चाहिए? तो वो ये नदियां हैं, नाइल, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, कसाई, ऑरेंज एंड लिम्पोपो। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाइल रिवर के बारे में। 1 सेकेंड, हाँ जी। नाइल रिवर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस लेक से निकल रही है। इस लेक का नाम देख सकते हो आप, लेक विक्टोरिया। ठीक है, इस लेक से नाइल नदी निकल रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई, और ये पहुंच गई कहाँ पे? आपका सीधे नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होने वाली नदी है, जो कि कहाँ जा रही है? मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर में जा रही है। और क्या बनाती है ये? डेल्टा बनाती है। नाइल नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाने का काम करती है। इस बात को आपको याद रखना है। कहाँ पर गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 6,693 किलोमीटर, 6,693 किलोमीटर की आपको नाइल रिवर देखने को मिल जाएगी। इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के साथ साथ यहाँ पर एक माउंटेन भी देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? रुवेनजोरी। रुवेनजोरी माउंटेन। रुवेनजोरी माउंटेन को माउंटेन ऑफ द मून भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, रुवेनजोरी माउंटेन को माउंटेन ऑफ मून भी कहा जाता है, जहां से भी कई सारी ब्रांचेस में एक्चुअली नाइल रिवर निकलती है। तो यहाँ से भी आपको नाइल रिवर निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ से जो नाइल रिवर निकल रही है लेक विक्टोरिया से, साथ ही साथ रुवेनजोरी माउंटेन से जो नाइल रिवर निकल रही है, उसको हम कहते हैं व्हाइट नाइल। इसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट नाइल रिवर कहते हैं।
फिर ये इथोपिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेक ताना। लेक ताना से जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्लू नाइल रिवर। तो ये थी व्हाइट नाइल, ये हो गई आपकी ब्लू नाइल। और व्हाइट नाइल और ब्लू ब्लू नाइल आपस में चलते हैं और चलते 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 खार्तूम में जाके मिल जाते हैं। और फिर जब खार्तूम में ये दोनों मिलते हैं तो इसे हम नाइल रिवर के नाम से जानते हैं और मेडिटेरियन सी में जाके अपना पानी छोड़ देती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? डन? 1 सेकेंड। ओके, चलिए, तो हमने क्या सीख लिया? हमने सीखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नदी है जिसकी लेंथ 6993 किलोमीटर की है, वो एक लेक से निकलती है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक से नदी निकल रही है, इसका नाम है व्हाइट नाइल रिवर। ठीक है, फिर ये नदी बह रही है इथोपिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। लेक ताना से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या हो जाता है आपका? ब्लू नाइल। इस नदी का नाम क्या है? ब्लू नाइल रिवर है। ठीक है, इतनी चीजें। ये दोनों मिल गए हैं, कहां पर मिल गए हैं? ये दोनों खार्तूम में मिले हैं। जा रहे हैं इजिप्ट पहुंच गए हैं। इजिप्ट पहुंचने के बाद मेडिटेरियन सी में डेल्टा बनाते हैं और डेल्टा बना के ये नदी में मिल जाते, समुद्र में मिल जाते हैं। तो आपको इस नदी के बारे में पता होना चाहिए, इट इज अ नाइल रिवर। इज दैट क्लियर? इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगली कहानी को समझते हैं। ठीक है, नाइल रिवर हमने देख ली, कि नाइल रिवर का हमने डेल्टा भी समझ लिया। ओके है जी। चलो नेक्स्ट, इजिप्ट। इजिप्ट को हम मिस्र की, मतलब नाइल रिवर को हम मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए गिफ्ट कहते हैं, क्योंकि अगर नाइल रिवर नहीं होती तो इजिप्ट में भी पूरी तरीके से डेजर्ट होता, पूरी तरीके से मरुस्थल या रेगिस्तान होता। लेकिन नाइल रिवर के कारण ही इजिप्ट के लोगों की आपूर्ति होती है, पानी मिलता है, वो कृषि कर पाते हैं, एग्रीकल्चर हो पाता है, इसलिए इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है, आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे। आपकी जो हमने देखा नाइल रिवर, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लू हो गया, ये नाइल रिवर हो गई। नाइल नदी पर आपको एक लेक देखने को मिलती है, इस नदी पर एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है लेक नासिर। कौन सी लेक है यहाँ पे? लेक नासिर है। और एक बांध भी है जो क्वेश्चन एग्जाम में बना है, असवान बांध। असवान डैम आपको देखने को मिल जाएगा नाइल रिवर पे। ठीक है, अब जब नाइल रिवर समुद्र में मिलती है, मिलने से पहले यहाँ पे इसके जो माउथ है वहां पर आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पोर्ट्स हैं? एक है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद। ठीक है, तो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर? नाइल नदी के मुहाने पे या उसके माउथ पे। नेक्स्ट आता है कॉन्गो नदी। कॉन्गो रिवर जो कि इक्वेटर को 2 बार काटने का काम करती है, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नाइल के बाद सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो कॉन्गो नदी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्गो नदी देखेंगे आप तो यहाँ से ये निकल रही है, कॉन्गो से ही निकलती है बेसिकली ये नदी। ठीक है, और ये पूरे बेसिन में जाती हुई अटलांटिक ओशियन में जाती है। कहाँ जाती है? अटलांटिक ओशियन में जाती है। ठीक है, इसके चारों तरफ आपको जंगल देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी ट्राइब छोटी छोटी ट्राइब है, उन लोगों की हाइट बड़ी छोटी छोटी सी होती है, तो वो छोटी वाली जो ट्राइब है वो पिग्मी ट्राइब है। और पिग्मी ट्राइब आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कॉन्गो रिवर बेसिन में देखने को मिल जाएगी। डन? चलिए, अगला रिवर है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी के बारे में बात करते हैं। जाम्बेजी नदी जो है वो इंडियन ओशियन में पानी छोड़ती है, यहाँ पर जाम्बेजी नदी पानी छोड़ती है। अब जाम्बेजी नदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पर सिचुएटेड है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल के अलावा जो जाम्बेजी नदी है उसमें लेक करीबा है और करीबा डैम भी है। लेक करीबा और करीबा डैम ये आपको जाम्बेजी नदी पे मिलेगा, करीबा लेक और करीबा डैम। नेक्स्ट आता है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जैसा कि मैंने बताया साउथ अफ्रीका में बह रही है, इंडियन ओशियन में पानी छोड़ रही है। और लिम्पोपो नदी जो है वो दो बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मतलब मकर रेखा को। डन? तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की डिस्कस कर ली। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, अफ्रीका की ग्रेट लेक्स। अफ्रीका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें पाई जाती हैं?
पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट होगा केवल उनको ही हम समझेंगे। सबसे बड़ी लेक जो है वो लेक विक्टोरिया है। सबसे लंबी जो लेक है वो है लेक टंगानिका, लेक मलावी, लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक चार्ट जो कि सहारा डेजर्ट में थी, लेक एडवर्ड, लेक करीबा, करीबा बांध जिसपे था, और लेक असल जो कि जिबूती में थी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक बार वापस से रिपीट करेंगे। विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक आपको देखने को कहां पर मिल जाएगी, दिस इज योर विक्टोरिया लेक, ठीक है। ये हमारी विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरिया लेक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है। ये सभी कंट्रीज लेक विक्टोरिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया के अलावा सबसे लंबी जो लेक है वो लेक टंगानिका देखने को मिल जाएगी। टंगानिका जो लेक है वो कॉन्गो और तंजानिया के बीच में बॉर्डरिंग का काम कर रही है, ठीक है। इतनी चीजें। फिर लेक मलावी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, फिर इसके अलावा लेक तुर्काना है। ये सभी लेक आपको देखने को मिलेंगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले लेक विक्टोरिया के बारे में बात करते हैं। तो लेक विक्टोरिया हम सभी को पता है कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कहां पर है, ब्लॉक माउंटेन में आपको देखने को मिलती है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही एक पार्ट है। इक्वेटर से पास, मतलब इक्वेटर से पास होती है, और जो आपकी व्हाइट नाइल रिवर है वो सोर्स है, मतलब यहीं से आपका व्हाइट नाइल रिवर निकलती है लेक विक्टोरिया से। लेक टंगानिका जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और सेकेंड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम एंड सेकेंड डीपेस्ट है। सबसे जो डीप, सबसे जो गहरी लेक है वो लेक बेकाल है जो कि रशिया में है, और सेकेंड जो सबसे डीपेस्ट लेक आपको मिलेगी वो लेक टंगानिका देखने को मिलेगी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फिर लेक ताना, ये इथोपियन प्लेट्यू में, इथोपिया में देखने को मिलती है। जो आपकी ब्लू नाइल रिवर है वो लेक ताना से निकलती है। फिर लेक चार्ड, तो लेक चार्ड जो है वो सहारा डेजर्ट की आपको एक लेक देखने को मिल जाएगी, सहारा मरुस्थल में। इसके अलावा सहारा मरुस्थल में एक नदी भी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है रिवर चार्ल्स, रिवर चार्ल्स, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेक नासिर। तो लेक नासिर हमने देखा था कि असवान बांध, और लेक नासिर आपको नाइल रिवर पे देखने को मिल जाएगा जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में है। लेक करीबा, तो हमने जाम्बेजी नदी देखी थी, जाम्बेजी रिवर पे लेक करीबा था और उस पे एक करीबा डैम भी था, क्लियर है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, और लेक करीबा जो है वो एक मैन मेड लेक आपको देखने को मिल जाएगी। लेक असल, ये भी जिबूती में है, और लोवेस्ट पॉइंट अफ्रीका का लेक असल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, बट एक बार रिवाइज करना तो बनता ही है। सबसे पहले हमने देखा असवान बांध। तो असवान डैम नाइल रिवर पर है इजिप्ट में, ठीक है। करीबा डैम जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। नेक्स्ट आता है कैंजी डैम, कैंजी नाइजर, नाइजर नदी पर नाइजीरिया में है। विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। एंड व्योमा फॉल ये कॉन्गो जायरे नदी पर आपको कॉन्गो में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, रिवर्स हैं और कंट्रीज है, कहां पर है। असवान डैम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विक्टोरिया फॉल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों पॉइंट्स को तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, भूल कर भी। ओके है जी। चलिए अब बात करते हैं। हमने हालांकि बहुत सारी ट्राइब्स देख ली है, बद्दू देख ली है, पिग्मी देख ली है, बुशमैन देख ली है, लेकिन कुछ और भी ट्राइब्स यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि आप लोग ने मसाई मारा के बारे में सुना होगा। जो मसाई मारा नेशनल पार्क है वो कॉन्गो में है। जो कॉन्गो रिवर बेसिन मैंने दिखाया था ना, तो कॉन्गो में आपको मसाई मारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको मसाई ट्राइब देखने को मिलेगी, केन्या एंड तंजानिया में। फिर है आपका सैम्बुरू ट्राइब, केन्या में है। सैन बुशमैन केन्या में है। कारो इथोपिया में पाई जाती है, और जूलो, जूलो जो ट्राइब है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। सभी जनजातियां आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ स्ट्रेट हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक, सॉरी, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य से सागर के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, या कह सकते हो कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करने का काम करता है। तो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कौन कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेव।
तो ये है आपका एक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेब इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो रेड सी है, लाल सागर, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, तो रेड सी और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेव करेगा। यहाँ पर मिलता है जिबूती और यहाँ पर है यमन, तो जिबूती और यमन को सेपरेट करता है एक तरीके से अफ्रीका और एशिया, इनको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, डन। इसके बाद हमने देखा था स्वेज कैनल, तो स्वेज जो कैनाल है वो रेड सी और यहाँ पर देखेंगे रेड सी और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग अलग करने का काम भी स्वेज कैनल करती है। स्वेज कैनल के बारे में बात करते तो 1858 में स्वेज कंपनी ने मिलकर स्वेज कैनल को बनाया था और फ्रेंच मतलब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी इस कंपनी मतलब इस कैनल को शेयर करते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में इसको इंटरनेशनली जब ओपन किया गया, कब, 1869 में इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस स्वेज कैनाल को ओपन किया गया। एंड 193 किलोमीटर की ये कैनाल है, कितनी लंबी है आप समझ सकते हैं, 193 किलोमीटर की ये कैनाल है। लेकिन बाद में इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर दिया था 1956 में, 1956 में इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज करने का काम भी किया था। कब से ऑपरेशनल में है, 1869 1869 में ऑपरेशन में है। अब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड। डायमंड पाए जाते हैं किम्बरले, किम्बरले माइंस, किम्बरले जो खदानें हैं वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे और डायमंड्स के लिए फेमस है, राइट। तो यहाँ पे डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम, पेट्रोल, कोल और आयरन ये आपको देखने को मिलेंगे मिनरल्स। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गोल्ड रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डायमंड आपको देखने को मिल जाएगा बोत्सवाना में, जायरे और साउथ अफ्रीका में, और अफ्रीका जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है डायमंड्स का। ठीक, चलो अगली कहानी समझते हैं, यहाँ पे पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स के बारे में। तो करंट के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज सिखाती हूँ। देखिएगा, करंट मतलब जलधाराएं, जो ठंडी और गर्म जलधाराएं होती है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये है अर्थ, ये है आपका इक्वेटर, ये है हमारे पोल्स। तो या तो हवाएं क्या होंगी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी, या तो हवाएं पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगी, यही दो पॉसिबल कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो जो भी हवाएं एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वेटर से अगर ऊपर उठ रही हैं मतलब वो गर्म है, क्योंकि इक्वेटर में गर्मी है, हवाएं गर्म होके ऊपर जा रही हैं। तो इक्वेटर से जो भी हवाएं चलती हैं पोल की तरफ वो हमेशा हॉट विंड होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, इस बात को याद रखना। और जो हवाएं पोल से आती है, पोल तो ठंडा है, वहां से जो हवाएं आएंगी वो भी ठंडी आएंगी। तो पोल से इक्वेटर की तरफ जो हवाएं आती हैं वो हमेशा कोल्ड या ठंडी होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रख पाओगे तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। जैसे कि यहाँ पर है मोजाम्बिक करेंट, तो मोजाम्बिक करेंट गर्म होगा या ठंडा होगा, तो देखो ये पोल्स की तरफ, यहाँ पर ये इक्वेटर है और नीचे की तरफ पोल्स है, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, मतलब मोजाम्बिक जो करेंट है वो आपका एक हॉट करेंट होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है बेंगुला करेंट, ये है बेंगुला करेंट। तो बेंगुला करेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब ये कोल्ड करेंट है। तो बेंगुला की हवाएं ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, बेंगुला के अलावा एक और इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे यहाँ पर, कनेरी करेंट। तो कनेरी करेंट, कनेरी जो करेंट है वो आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये भी आपका कोल्ड होगा। तो कनेरी करेंट कोल्ड करेंट है, बेंगुला करेंट कोल्ड करेंट है, लेकिन मोजाम्बिक करेंट आपको हॉट करेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं जिसको हरमट्ठन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, हरमट्ठन। हरमट्ठन, जो तेज आंधियां चलती है अफ्रीका में उसे हरमट्ठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। बारिश होने की वजह क्या है, साउथ वेस्ट मानसून भी है एंड आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड भी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर, ठंडी और गर्म जलधाराएं हमने देख ली। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। एटलस, मानचित्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एटलस बेसिकली एक माउंटेन रेंज का नाम है और एटलस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है कहां पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एटलस माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ऊपर की तरफ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ देखोगे तो एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। एटलस माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट तोबलक। माउंट तोबलक जिसकी हाइट 4167 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
फिर आता है तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो एक वॉल्केनो माउंटेन है, मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो एक वॉल्केनो माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो में 3 कोन्स हैं, 3 वॉल्केनिक कोन्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। कौन कौन सी? कीबो, नेक्स्ट आता है मवेंसी एंड सियारा। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट या हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट किलिमंजारो है, जिसकी हाइट 4895 मीटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन आपको किलिमंजारो देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम बात करते हैं रेंज के बारे में, जैसे कि हिमालयन रेंज है। हिमालयन क्या है? आपकी रेंज है। और हिमालयन रेंज में आपको कई सारे माउंटेन पीक्स जैसे कि K2 मिल गया, माउंट एवरेस्ट मिल गया, आपको कंचनजंगा मिल गया। तो ये आपके माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन रेंज का पार्ट। ये आपको पीक्स देखने को मिल रहे हैं, हिमालय माउंटेन रेंज। लेकिन यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, एक सिंगल खड़ा हुआ अकेला माउंटेन है जिसका नाम है किलिमंजारो। इसलिए इसको बोला है कि ये टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, अकेला है, अलोन, और खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइम जोन आपको देखने को मिल जाते हैं, 6 टाइम जोन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरिनो शीप, ठीक है, मेरिनो शिप जो है, शिप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती है अफ्रीका में। ठीक, डन। तो ये थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। ओके है जी। सो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कैसा लगा आज का आपको सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर कर देंगे, लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। टेक केयर।